कैंसिल करके हम री एग्जाम किए एंड द री एग्जाम इज परफेक्ट। तो ये पूरा वॉश आउट हो जाएगा अगर हम इसी को लेके 6 महीने के बाद 2-4 और केसेस आ गए हैं। देयर लॉट्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कई जगह ऐसे रिक्रूटमेंट होता है 7 साल 8 साल के बाद फिर वो लोग आते हैं नौकरी में। तो आपको क्या लग रहा है संजय सर आप बहुत केसेस हुए हैं। हाँ, आपको इसमें इस वक्त क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस ना हो? व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे? I don't think there is any way out but for a reading। वो एस्पिरेंट्स के लिए भी, कंट्री के लिए भी, एनटीए के लिए भी, फेयरनेस के लिए भी, इम्पार्शियलिटी के लिए भी, और ये प्रूव कर देने के लिए कि जहां अगर हुआ, थोड़ा सा भी हुआ, तो हम खत्म, वो स्टोरी खत्म हम करेंगे। और 24 लाख का एग्जाम अगर सालों साल लेते हैं, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है। कपिल जी, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ who would be extremely disappointed, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है और उनसे वापस एग्जाम लिखवाना एक लेवल पे उस चीज को ऑनर नहीं करता कि उन्होंने ऑनेस्टली मेहनत की, बट दाल में काला डेफिनेटली है। और एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना, एग्जाम की सैंक्टिटी वापस स्टैब्लिश करना इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। हमारा कंट्री एक यंग कंट्री है, 24 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा 60,000 सीटों के लिए। एक बार भी बच्चों को यह लगने लग गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा और कुछ भी साधन चाहिए सिलेक्शन के लिए, और इस पे विश्वास उठ गया एग्जाम के ऊपर, तो अराजकता हो जाएगी बिल्कुल। तो सैंक्टिटी तो एग्जाम की स्टैब्लिश होना जरूरी है। अभी एग्जाम की सैंक्टिटी गायब हो गई है। See, NTA has to establish its credibility. I think that is the most important thing after providing justice to the 24 lakh students. It is in the interest of NTA that they establish their credibility. अश्विनी जी, जो कोर्ट में चल रहा है वो अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो ऑब्वियस सी बात है, सब मान्य होगा, सबको मान्य होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 22 तारीख माइट भी कंक्लूसिव हो सकती है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसमें क्या होना चाहिए? जो छात्रों की मांग है कि रीनीट हो। देखिए, बहुत ही रीनीट की मांग करने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं है। याचिकाएं 40 दाखिल हुई हैं, उसमें से कुछ याचिकाओं को आप देखेंगे कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए है मामले में। री एग्जाम की मांग करने वाले, और खास तौर से क्या वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ देखना है कि इस अनलॉफुल मैनर से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हुए। अगर मान लीजिए ये समझ में आता है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है जो इस बार का टॉपर है और जिसने मेहनत करके टॉप किया है वो जो है अगली बार भी टॉपर बन जाए, या रीनीट की मांग करने वाले वो लोग हैं जो उनको होना तो इनफैक्ट चाहिए टॉप में, जो बहुत ही अपने जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उससे बहुत ही वो आशान्वित थे। मैं पता क्यों कह रहा हूं? अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि पहले बिहार पुलिस के हाथ में केस था, इनिशियली बिहार पुलिस ने जांच की, 40-45 गिरफ्तारियां की। सीबीआई के हाथ में आया, सीबीआई ने भी 11-12 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, एक एक करके कड़ी आगे बढ़ती जा रही है। आप समझ रहे हैं? कुछ गिरफ्तारियां अभी जैसे संजीव मुखिया नहीं पकड़ा गया है, उसके पकड़े जाने के बाद शायद कुछ और नए एस्टेब्लिशमेंट सामने आए, तो फिर सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है। जब सीबीआई इसलिए कि बिहार में सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, और सेंट्रल लेवल पर क्या देश के तमाम हिस्सों में इसके गड़बड़ी के संकेत हैं, वो जांच करने के लिए एक प्रीमियर सेंट्रल एजेंसी को मैटर दिया गया। अब अगर मान लीजिए कि सीबीआई किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पर पहुंच के कहती है हाँ साहब पूरे देश भर में इसका इफेक्ट हुआ है, तो रीनीट के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सीबीआई अच्छा पकड़ने के साथ साथ देयर हैज टू बी सम एविडेंस। किसी को भी पकड़ने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि भैया आप मुकदमा चल रहा है आइए हम आपको अंदर कर ले, क्योंकि हर एक के पीछे पूरा कॉन्क्रीट एविडेंस उसके पीछे होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसमें ऐसा लगता है कि कुछ दर्जन लोग ही हैं, ज्यादा लोग नहीं है, और कुछ दर्जन लोग ही इससे बेनिफिट हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट रीनीट के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि देश के तमाम हिस्सों में जगह जगह पर ये जो है जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि बाकी जगह से ऐसा नहीं आया है कि ई रिक्शे पर रख करके क्वेश्चन पेपर जा रहा हो, कुछ एक सेंटर्स में आया है। तो वो ये देखना है कि क्या वो वास्तव में जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी है, वो सारे परीक्षार्थियों में से उनका मेजॉरिटी लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके साथ गड़बड़ी हुई हो, और जिनको एब्सोल्यूट नंबर मिला हो तो उनके तो उनका जो राइट है उसको तो वायलेट कर रहे हैं।
ये भी तो एक बात है ना, कोर्ट को तो बैलेंस बनाना है, जी। मतलब वन साइडेड नहीं कि भाई कह दिया कि रीनीट करवाना बहुत ही आसान है, एनटीए ये करेगी वो करेगी। कोर्ट को एक बैलेंस स्ट्राइक करना है दोनों उसके बीच में, कि क्या अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर हुआ तो निश्चित तौर पर ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो लोग उससे फिर बेनिफिटेड होंगे, कुछ ना कुछ तो कोर्ट उसमें एक्सपर्ट कमेटी की पैनल बिठाएगी, एक्सपर्ट्स तो आएंगे, कुछ ना कुछ तो एक्सपर्ट्स होंगे डिफरेंट फील्ड के, वो बताएंगे, वो रेमेडियल मेजर सजेस्ट करेंगे। लेकिन तो सर यही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा ना अभी कि कहाँ तक गया। जब एक बार ई रिक्शे से एक बार निकल गया पेपर, हाँ। तो दूसरे बार ई रिक्शा करने की जरूरत क्या है? कोई भी एक डॉक्यूमेंट को पूरा दुनिया में टर्न अराउंड करने के लिए सोशल मीडिया में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। वो बिल्कुल ठीक है, ये बात वो याचिकाकर्ता की तरफ से आपकी ये प्लीडिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट को बैलेंस बनाना है, और कोर्ट को जब बैलेंस बनाना है तो कोर्ट ये जरूर देखेगी कि क्या वो जो ई रिक्शा से पेपर निकला तो क्या वो वहां भी पहुंच गया, सिक्किम में भी पहुंच गया, क्या वो मणिपुर में भी पहुंच गया, क्या वो केरल में भी पहुंच गया उस सेंटर पर, ये भी इसको देखना भी जरूरी है। तो यही बात तो सामने, इसी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है, इसीलिए तो कोर्ट इसकी जांच करवा रहा है डिफरेंट एक्सपर्ट से। देखिए, जुडिशियल पैरामीटर्स में क्रेडिबिलिटी नहीं आता है, और ह्यूमन पैरामीटर में क्रेडिबिलिटी ही आता है और कुछ नहीं आता है। और अगर मेरे विचार पे छोड़ दिया जाए तो एनटीए तो ये कोर्ट और ये सब को मुद्दा आना ही नहीं चाहिए था, वो पहले ही उसको कैंसिल करके रीनीट करना चाहिए था। और जब बिहार का वो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो भी है, उन्होंने जब 5-6 तारीख जब भी उन्होंने लिखा एनटीए को ना कि आप ये मेरे को प्रोवाइड कीजिए, और जब उनको पता था केस है, केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, स्टिल द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड 10 days in advance। हाँ, क्यों, क्या जरूरत था? वो और टाइम ले लेते और सोचते और समझते, 5-10 दिन लेट भी हो जाता, लेकिन एक परफेक्ट अगर रिजल्ट आता बाय विच दे शुड हैव बीन कॉन्फिडेंट। और रेड हेरिंग, जो रेड हेरिंग्स बोलते हैं, रेड हेरिंग्स तो दिख ही रहा है ना। बिल्कुल, यानी कि अगली नेक्स्ट हियरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूसिव होती है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 22 तारीख को मुझे लगता है, क्योंकि आज जो सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किए गए हैं, इनका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस के आधार पर ही फिर जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। आप सभी का शुक्रिया सर साथ में हमारे जुड़ने के लिए, और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें हैं क्या नहीं हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि जैसे कि ये कहा जा रहा है एनटीए की तरफ से कि सिर्फ कुछ जगह पेपर लीक हुआ है, इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं था, बहुत व्यापक नहीं था। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इस चीज़ को एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा कि एक बार जब पेपर लीक हो गया, जब पेपर निकल गया तो वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए और कैसे ना एस्टेब्लिश किया जाए, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 22 तारीख को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक पक्ष यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी याचिकाएं लगाकर ये मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द हो, री एग्जामिन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पहुँचता है नीट परीक्षा का ये मामला, 22 तारीख को चीज़ें तस्वीरें साफ हो पाएंगी। आज देश का सवाल में इतना ही। नमस्कार। तीखी मिर्ची